गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया इसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 61 आप सभी के सामने। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 60 तक नहीं देखा है तो इसके झा रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहाँ में इस सबका PDF जो है वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जाने से पहले कल हमने प्रैक्टिस सेट 60 किया था, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन में त्रुटियाँ, एक क्वेश्चन में मेरे हिसाब से गलती हुआ था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 60 का क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो आप देख सकते हैं कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो इसमें मिस्टेक हो गया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन में डाउट था बहुत लोग के, वो एक्चुअली आंसर वो सही है लेकिन डाउट था, तो डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन था 23 नंबर क्वेश्चन, 20 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है की बात की गई थी, ठीक है। उसमें ऑप्शन था ए अंडकोश, बी अंडाशय यानी कि ओवरी, सी वृषण और डी शुक्रवाहिका। तो मनुष्यों में जो मेल आदमी होता है उसमें ओवरी नहीं होता है, ओवरी जो होता है वो फीमेल का पार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर था, ठीक है। इस पर कुछ लोगों का कमेंट भी आया था, मैंने देखा था, तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर देना बेहतर है ताकि आप सभी लोग को पता चल जाए कि इसका आंसर ये है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या था, हिस्सा नहीं है कि बात की गई थी, ठीक है। तो हो सकता है कोई ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो मेल जो पार्ट होता है उसमें ओवरी नहीं होता है, ये फीमेल पार्ट का ये है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें तरंगों निर्वात में प्रसारित हो सकती हैं। तरंगों और निर्वात में प्रसारित हो सकती हैं रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरण और पराध्वनि तरंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स किरण क्या होता है, एक्सरे में हम लोग एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, पराध्वनि तरंगे जो होता है ये क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रसारित हो सकती है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सॉरी, ये पराध्वनि तरंग क्या होगा, पराध्वनि तरंग नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 1, 2 और 3 ये क्या होंगी, निर्वात में प्रकाशित हो सकती हैं, जबकि पराध्वनि तरंग नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, वैसी तरंगे जिनकी संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें क्या होंगे, निर्वात में प्रसारित हो जाएंगे, जबकि पराध्वनि तरंगे नहीं होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनने का कारण क्या होता है, CO2 गैस। क्या होता है, CO2 गैस, CO2 गैस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इनो लवण एंटासिड यानी प्रति अम्ल होता है, ठीक है। इनो लवण क्या करता है, अधिकतर अपच, गैस, एसिडिटी, पेट फूला रहता है, ठीक है, उसमें ये काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके करते हैं। क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन के फिलामेंट को गर्म करके श्वेत या दृश्य प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उसको गर्म किया जाए, जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वो प्रकाश को उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 2 गुना 10⁻⁻5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा, देखिए अल्फा
बीटा और गामा का क्या होता है 1:2:3 होता है। ठीक है। अब ठोस का तो यहाँ का बीटा का मान क्या दिया हुआ है 2 गुना 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फ़ा बट्टा बीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो रेखीय प्रसारण क्या होता है अल्फ़ा ही होता है। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बीटा बट्टा 2। तो बीटा का मान दिया है 2 गुना 10⁻⁵ बट्टे में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 1 गुना 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या हो जाएगा। यानी कि आर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.5 ओम, भी आपको दिया हुआ है 150 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है कि पी क्या होगा। तो पी बराबर क्या होता है V² बटा आर होता है। तो V² यानी कि 150 गुना 150 बटा आर आपका 1.5 दिया हुआ है। अगर इसे 15 करेंगे तो ऊपर 1 जीरो 1 में बढ़ा देंगे तो ये 1500 हो जाएगा। 15 से 15 काट देंगे ये 100 यानी कि कितना हो जाएगा ये 100 बार में कट गया तो ये हो जाएगा 15,000। 15,000 ये क्या हो जाएगा 15 ये 100 बार में जाएगा तो 15,000। तो इसे हम क्या कह सकते हैं ये कितना कट के आ जाएगा 15,000 होगा। ये तो 15,000 आ रहा है तो शक्ति क्या हो जाएगा 15,000 वाट होगा ना, मिस्टेक नहीं है। 150 गुना 150 बट्टा ऊपर 10 से गुना करेंगे तो नीचे 15 हो जाएगा। जब नीचे 15 हो जाएगा तो 15 10 10 10 100 यानी कि 100 होगा तो ये 15,000 वाट होगा। ये क्या हो जाएगा 15,000 वाट होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन दिया ही नहीं है तो इसमें 1 जीरो बैठा देंगे तो 15,000 वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रक्षेप गति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मान ले तब क्षैतिज गति में क्या हो जाएगा। यदि प्रक्षेप गति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें तब क्षैतिज गति में क्या होगा। तब क्षैतिज गति में क्या हो जाएगा मान लीजिए कि इस तरीके से होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर हम मान लीजिए मैक्सिमम होता है तो ये क्या होता है u cos थीटा होता है, ये u के चाल से जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा। तो गति में क्या हो जाएगा तो अचर हो जाएगा। क्या होगा अचर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है। ठीक है, तो u sin थीटा का मान पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर क्या होता है बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अचर वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मीटर का फ्लाई व्हील स्थिर अवस्था से चलकर 5 सेकंड में 60 रेडियन पर सेकंड की कोणीय चाल प्राप्त कर लेता है तो इसका कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा। इसका कोणीय त्वरण कह रहा है, देखिए त्वरण हम कैसे निकालते हैं, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा निकालना है तो हम क्या निकाल लेंगे w माइनस डब्ल्यू जी बराबर टी, यानी कि 60 माइनस 0/5 सेकेंड यानी 5 से 60 कट जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। एफ बराबर क्या है 50 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदल दें तो 50/100 यानी कि 1/2 मीटर। ठीक है, लेंस की जो शक्ति होती है यानी कि डायप्टर क्या हो जाएगा 1/f यानी कि 1/1/2। ये चला जाएगा 2 डायमीटर। 2 क्या हो जाएगा इसकी 2D हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर की गुनगुनाहट होती है, मच्छर की जो गुनगुनाहट होती है वो तीव्र ध्वनि होती है, पतली ध्वनि, मधुर ध्वनि, मोटी ध्वनि। तो पतली ध्वनि होती है, मच्छर की जो ध्वनि होती है वो पतली ध्वनि होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है। ध्वनि तारत आवृत्ति पर क्या करता है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा परिवर्तन होता है, भार घट जाता है किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो भार घट जाता है किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का क्या होता है, 1/6 गुना होता है। द्रव्यमान का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़ है कि भार का मान गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात इसलिए होता है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है, इसलिए हिमपात होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी का विलेयता क्या हो जाता है। चीनी का घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी का विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठोस की विलेयता ताप के बढ़ने से बढ़ती है, और गैस की विलेयता की बात की जाए तो ताप के बढ़ने से घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र जानते हैं क्या होता है, इसको भी देख लीजिए, C12H22O11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बस याद रखिएगा आइसोटॉप क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है सैपोनिफिकेशन। क्या होता है, सैपोनिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। अगर एक अल्फा का कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या कर देता है। उत्प्रेरक जो है ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, केवल क्रिया की गति को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिया की गति को क्या कर देता है, प्रवाहित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है। तो किसमें होता है, तो ढलवा लोहा में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ढलवा लोहा में 2 से 5% कार्बन सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, 2 से 5% ज़्यादा पाया जाता है। और पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन 1% से भी कम पाया जाता है। पिटवा लोहा जो होता है उसमें 1% से भी कम क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। क्या होता है, पिटवा जो लोहा होता है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो N की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, एक मान लीजिए अगर X प्लस 4 बराबर प्लस 1, तो X बराबर क्या हो जाएगा, -3, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। अगर विभव की मात्रा कहा जाए तो जूल पर कूलम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इबोला क्या है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले इबोला बहुत ज़ोरों शोर में था, ठीक है। इबोला का इंजेक्शन बच्चों को स्कूल में दिलाया गया, यानी कि 0 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चों को इबोला का इंजेक्शन सरकार ने फ्री में दिलाया है। इबोला एक वायरस है, ठीक है। इबोला क्या है? एक वायरस है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इबोला विषाणु रोग ईवीडी या इबोला हेमोराहैजिक बुखार इबोला विषाणु के कारण लगने वाले अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग हैं, ठीक है। इबोला में क्या होता है? बुखार, गले में खराश, मांसपेशी में दर्द और सिर दर्द होता है, ठीक है। पिछले कुछ सालों में बहुत इबोला अपने यहाँ ये हो गया था, इसीलिए सरकार ने इस पर वैक्सीनेशन करके कंट्रोल किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कीम अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, यानी कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो मनुष्य के लैक्टिक एसिड जो होता है, अगर ये मांसपेशियों में जमा हो जाएगा, इसके कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? यानी उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी जीवित देह शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु कहते हैं न्यूट्रोफिलिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्यूट्रोपेनिया एक ऐसी रक्त की स्थिति है जिसमें न्यूट्रोफिल का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या क्या होती है? पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का अनुभार। तो पदार्थ का भार कितना है? तो 60 ग्राम है। पदार्थ का अनुभार 4 है, तो 4 से ये हो जाएगा 15 बार में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 15 मोल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। यानी यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मक द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक प्रजनन हम कहते हैं, ठीक है। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसमें समयुग्मक कहते हैं, और संयुग्मक के संयोग को संयुग्मन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा बंदर है स्पाइडर बंदर, गोरिल्ला, लाउलर बंदर या बैबून। तो बैबून जो बंदर होता है सबसे बड़ा बंदर होता है। बैबून को लंगूर या बानर भी कहा जाता है। बैबून को कहीं कहीं हनुमान बंदर भी कहा जाता है। यानी बैबून को कहीं कहीं हनुमान बंदर भी कहा जाता है। यह कप में बंदरी से कुछ बड़ा, लगभग 2 फुट का होता है। क्या होता है? लगभग 2 फुट का होता है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।